हुकूमत ने सख्त फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। दरामदात में कमी से रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। मुल्क की बरामदात बढ़ाने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। साबिक हुकूमत की पॉलिसीज के बायस तजारती खसारे में इजाफा हुआ। 50 लाख घरों का दावा करने वाले ने 500 घर भी नहीं बनाए। 1 करोड़ नौकरियां देने की बजाय 65 लाख लोगों को बेरोजगार किया गया। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। कबायली अजला के अवाम को हुकूक की फराहमी यकीनी बनाना होगी। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। इंतजामिया को फ़ाल करने की ज़रूरत है। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिल बैठ कर सोचना होगा। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सूबाई और जिलाई इंतजामिया के साथ पाक फौज और एफसी के जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए गए। तिब्बी सहूलतों के साथ मुतासरीन को खुश्क राशन और खाने की फराहमी जारी। बलूचिस्तान में तबाहशुदा सड़कों और पुलों की बहाली का भी आगाज कर दिया गया। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों और दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। नालों का पानी घरों में दाखिल। मकीनों को मुश्किलात का सामना। शदीद बारिशों से मवासलात और बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। मुजफ्फराबाद एबटाबाद शाहराह पर मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बालाई, वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। कश्मीर और शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, पिशावर, कोहोट, बन्नू, खुजदार, जोब और बुलान के मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कश्मीर, गलियात, मरी, एबटाबाद, मानसेरा, चिल्लास, दियामिर, गिलगित, हुंजा स्टोर और स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मुत्तहिदा अरब अमारात में सैलाब से पाकिस्तानी शहरियों समेत जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। सोगवारान से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। मुश्किल की घड़ी में यूएई हुकूमत और अवाम के साथ हैं। अबू धाबी में पाकिस्तानी सफारत खाने को मुतासरा खानदानों से मुकम्मल ताउन की हिदायत। नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहां पर लेंगे एक ब्रेक। साथ रहिएगा। आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुसलमान एक खुदा, एक किताब और एक रसूल पर यकीन रखते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म पर एक परचम तले जमा किया जाए। ये परचम पाकिस्तान का परचम है। अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान।
नाज़रीन, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि रुपए पर प्रेशर जल्द ख़त्म होगा। रवा माह $5 मिलियन की दरामदात हुई हैं। इमरान खान की हुकूमत ने तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया। साबिक हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज की वजह से तिजारती खसारा बढ़ा। मज़ीद तफसील क्या है, बता रहे हैं फहद जावेद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि दरामदाद में कमी खुश आइन है। हुकूमत मकामी सन्नतों को फरोग देने के लिए इकदामात कर रही है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते रुपए की कदर में मजीद इजाफा होगा। जून के अंदर 3.8 बिलियन की हमने पेट्रोलियम मसनूआत खरीदी थी, जिसकी पेमेंट जुलाई में हुई। इसलिए जुलाई के अंदर हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था, हमारी पेमेंट्स के ऊपर, हमारे रुपए के ऊपर बड़ा प्रेशर था, क्योंकि रोज़ जो पेमेंट्स करनी होती थी वो ज़्यादा होती थी और जो इनकमिंग डॉलर्स होते थे वो कम होते थे। इंपोर्ट शुदा मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ और जो होम अप्लाइंसेस थे उनको अभी थोड़े अरसे तक हमने कुछ अरसे तक थोड़ा सा उसके अंदर बैन को मेंटेन करा है। हुकूमत बड़ी इसने अज़म उठाया है कि हम ये इसको करंट अकाउंट डेफिसिट को मिनिमाइज़ करेंगे और इंशाल्लाह एक आध साल में इसको सरप्लस में बदल देंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने 4 साल में मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया, जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ। जो पार्टी कहती थी कि हम कर्जा कम करने आए हैं, उस पार्टी ने जो 71 साल में कर्जा लिया था उसका 80% कर्जा जो है वो 3.25 साल में ले लिया। जो पार्टी कहती थी कि हम बजट डेफिसिट कम करने आए, उसने पाकिस्तान के 4 सबसे बड़े बजट डेफिसिट बदस्तूर रन करें। पाकिस्तान में इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसके अंदर शौकत तरीन साहब की जो पॉलिसीज थी उसका बहुत बड़ा हाथ है, इमरान खान की जो पॉलिसीज थी उसका बहुत बड़ा हाथ है। खान साहब कहते थे हम डबल करेंगे टैक्स को, टैक्स बढ़ाएंगे, इन्होंने हर साल टैक्स कम किया है। जब आप हर साल टैक्स कलेक्शन कम कर रहे हैं, आप हर साल बजट डेफिसिट बढ़ा रहे हैं, तो कर्जा तो होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। कोशिश है कि करंट अकाउंट खसारे को 1 साल में सरप्लस कर दिया जाए। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि दरामदात में कमी खुशाइंद है। हुकूमत मकामी सनतों को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात कर रही है। इस हवाले से आपको आगाह किया फहद जावेद ने तफसीलात से। और नाज़रीन, अब आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में सैलाब से पाकिस्तानी शहरियों समेत होने वाले जानी नुकसानात पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सोगवारान को मुखलिसाना हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में UAE की हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती करता है। उन्होंने कहा कि अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मुतासरा खानदानों से मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी गई है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सैलाब से होने वाली जानी नुकसान पर सोगवारान से ताज़ियत करते हुए उनके लिए सब्र जमील और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान को भी इस वक्त सैलाब की ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। नाज़रीन, मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में सूबाई और ज़िले इंतजामिया के साथ पाक फौज और FC की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज के जवान मुतासरीन की तिब्बी इमदाद और सड़कों और पुलों की बहाली के लिए मसरूफ़ अमल हैं। मज़ीद तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। मुल्क भर में हालिया मानसून की बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए सूबाई इंतजामिया के साथ पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। ताहम दरिया सिंध में अटक, तरबेला, चश्मा और गुद्दू के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। वारसिक पर भी निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाए काबुल में नौशहरा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान में 135 मिलीलीटर बारिश जबकि महमद में 85 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मर्दान के नशेबी इलाकों में पानी की निकासी का अमल जारी है। जिला महमद के मुकामी नदी नालों में तुगयानी रिपोर्ट हुई है। जनूबी पंजाब के पहाड़ी नाले मामूल के मुताबिक हैं। ताहम मठाबान, ताहा और सांगड़ के पहाड़ी नालों में पानी के बहाव में तेजी है। मुकामी कमांडर्स ने राजन और डेरा गाजी के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन में इमदादी अशिया तकसीम की। दोनों अजला में पाक फौज के तिब्बी कैंप भी कायम किए गए हैं। बलोचिस्तान के अजला झलमगसी,
नसीराबाद, चमन, लसबेला और किला सैफुल्ला में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। झलमक्सी के इलाके रंधावा में आमदोरफ्त बहाल कर दी गई है। खुजदार के मुकाम पर M8 अभी तक बहाल नहीं हो सकी, ताहम सड़क की बहाली का काम जारी है। CMH खुजदार के मेडिकल कैंप और FC के हाफजाबाद के मेडिकल कैंप के जरिए 145 जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है। जिला नसीराबाद में बाबाकोट और गंदाखा के मुकाम पर मुकामी आबादी के लिए रिलीफ सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। राशन और खाना सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जा रहा है। गंदाखा में पाक फौज के मेडिकल कैंप के जरिए कई मरीजों को तिब्बी इमदाद दी गई है। चमन में बाबे दोस्ती मुकम्मल तौर पर बहाल है। नोशकी में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं और 1000 से जायद लोगों में खाना तकसीम किया गया है। हालिया बारिशों से कौमी शाहरा N40 3 मुकामात से मुतासिर हुई थी, जिसको बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में सूरत हाल तसल्ली बख्श है। पाक फौज ने हब और गुडानी में 5 फील्ड मेडिकल कैंप लगा दिए हैं। N25 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, ताहम पुलों की मुरम्मत और बहाली का काम जारी है। गवादर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर ने हब और ओथल का दौरा किया। मुतासरा इलाकों में पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 1500 किलोग्राम से जायद राशन तकसीम किया जा चुका है। किला सैफुल्ला के इलाकों में बारिश जारी है। खजीना के मुकाम पर पाक फौज के मेडिकल कैंप के जरिए 200 से ज्यादा मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराह कराकुरम पर सिकंदराबाद के मुकाम पर 2 मिट्टी के तोदे गिरने की इतलात हैं। FWO ने सड़क को जुज़वी तौर पर बहाल करके ट्रैफिक के लिए यकतरफा रास्ता खोल दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली और मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर, बलाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल और मशरकी बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर मौसलाधार बारिश भी मतवक्के है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि बारिशों से होने वाले नुकसानात का अजाला करेंगे। हुकूमती मशीनरी रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के ऑपरेशन में मुसलसल मसरूफ़ है। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर से इमदादी सामान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि मुतासरीन के हवाले से जहां से खबर मिली, इंतज़ामिया ने फौरी रिलीफ काम शुरू कर दिए। बलूचिस्तान में गुज़श्ता सालों में कम बारिशों की वजह से खुश्क साली का सामना रहा। गैर मामूली बारिश और कुदरती आबी गुजरगाहों पर तजावुज़ात भी मसाइल का बाइस हैं। जो भी नुकसानात हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और तमाम इदारे मिलकर इनको दोबारा बहाली, रिहेबिलिटेशन और रिलीफ में कहीं पे हम ये कमी बेशी नहीं करेंगे और इंशाल्लाह हमारे लोग हैं और हम इनकी दोबारा बहाली और हर मुमकिन जो तावन होगा गवर्नमेंट चाहे जिधर से करे वो ज़रूर अपने लोगों को बहाली करेगा। आर्मी भी, फेडरल गवर्नमेंट भी सूबाई गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। कीमती जानें हमसे जुदा हुई हैं, उनके लिए फेडरल गवर्नमेंट भी उतना ही पैसे दे रहा है जितना सूबाई गवर्नमेंट और मिल के 20 लाख रुपए पर हेड दे रहे हैं। नाज़रीन, बात करें सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की, तो वहाँ भी सावन की बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहा है और मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से सावन के बरसने से मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम तो खुशगवार हो गया नाज़िया, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान भी जारी रहेगा। मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ जल थल एक हो गया। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में हुई, जबकि मॉल रोड, ठोकर न्याज पे, केनाल रोड, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, MAO कॉलेज, मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, फोर्ट्रेस, समनाबाद, चौबुर्जी, इचरा, इकबाल टाउन और गिरदुनवाह में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। दूसरी जानिब हालिया बारिशों के बायस दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी, सतलुज, जेहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। PTMA के मुताबिक डेरा गाजी खान डिवीजन के सैलाबी इलाकों से पानी का अखराज जारी है और सैलाब मुतासरीन को महफूज जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन को खाने पीने समेत तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। PTMA का ये कहना है कि मजीद बारिशों से कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों की नदी नालों में तोग़यानी का खतरा है। ताहम किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतालिका इदारे अलर्ट हैं। कुछ बात करें मुल्तान की, तो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में इंतजामिया ने नए किसी भी मुमकिन स्पेल से निमटने के लिए पूरी तरह हाई अलर्ट है। इंतजामिया के मुताबिक 2 हफ्ते से जारी बारिश से
27,860 एकड़ पर काश्त फसलें मुतासर हुई, 1,076 घर मुतासर हुए हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और 8 से ज़्यादा रिलीफ कैंप्स काम कर रहे हैं। 11,000 मुतासरीन को 3 वक्त का खाना फराहम किया जा रहा है, जबकि 22,000 मवेशियों की वैक्सीनेशन की गई है। ज़िला डेरा गाजी खान के रोदकोहियों से मुतासरा इलाकों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर बरियार ने तहसील तौसा शरीफ की सैलाब से मुतासरा बस्ती भरगड़ी का दौरा किया और मुतासरीन में खैमे, खुश्क राशन और इमदादी सामान तकसीम किया। उन्होंने फील्ड में कायम लाइव स्टॉक और हेल्थ के कैंप्स देखे और सहूलियात का जायजा लिया। और मौसम की तेज़ी से बदलती सूरत हाल और यकीनी तौर पर इसमें पूरी दुनिया को ये एक चैलेंज दरपेश है नाज़िया कि किस तरह से माहौल तब्दील हो रहा है। हमने देखा जून में टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर आए पाकिस्तान में शदीद बारिशों के बाद, और अब सैलाबी सूरत हाल है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में 500% से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और ये गैर मामूली सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली है वो भी इन पर बहुत गैर मामूली असरात डाल रही है। हम देख रहे हैं किसी जगह पर, एक ही मुल्क के किसी हिस्से में अगर गर्मी है तो वो बहुत ज़्यादा है, और कहीं बारिशें हैं तो वो ऐसी हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। तो यकीनी तौर पर रिजवान ये सारी सूरत हाल ऐसी है जिस पर सबको गौर करने की ज़रूरत है और लाहे अमल बनाने की भी ज़रूरत है। मोहम्मद रफीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर माहौलियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और इस वक्त जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो टेम्परेचर्स कुछ समझ से या पैटर्न से हट रहे हैं। और क्या ये सिलसिला आप समझ रहे हैं कि वाकई गैर मामूली सूरत हाल वो नहज पहुंच चुकी है कि दुनिया पूरी को अलर्ट होना चाहिए अब? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। इस वक्त पूरी दुनिया में जो ट्रांसपोर्टेशन और जो बिजली का बहरान और ये जो फॉसिल फ्यूल का इतना इस्तेमाल बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा जो माहौल है उसमें वाकई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में तग़य्युर देखा जा सकता है, कि जिसमें ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसमें जिस तरह के इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी बारिशें। और फिर इसके अलावा जब बारिशें भी हो रही हैं, इसके अलावा जंगलों में भी आग लगी हुई है। तो ये सारी मौसमियाती तब्दीली की अलामात हैं। तो ये इस वजह से देखें कि अब पाकिस्तान और इंडिया, ये जनूबी एशिया को बादलों ने पूरी तरह घेरा हुआ है, और जिस तरह बलूचिस्तान पूरा इस वक्त, मेरे ख्याल में कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल ना हो। तो ये सब सारा मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से है। मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं ये फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल की वजह से हैं। फॉसिल फ्यूल में हम कोयले का इस्तेमाल बिजली घरों में हो रहा है। इसके अलावा जो गाड़ियों, बेतहाशा गाड़ियां सड़कों पे हैं आबादी बढ़ने की वजह से। तो ये तमाम जो अवामिल हैं ये माहौलियाती तब्दीली का बाइस बन रहे हैं। जी अच्छा, मोहम्मद रफीक साहब, क्योंकि आप माहिर माहौलियात हैं, आप यू आर द राइट पर्सन टू टॉक टू, तो इस तरह ये बताइएगा आने वाले वक्त में पाकिस्तान को ये जो माहौलियाती तब्दीली है ये किस तरह से मजीद मुतासर कर सकती है? क्या इसका सिलसिला मजीद तेज से तेज होता जाएगा? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि जो आने वाले दिन हैं वो हमारे लिए सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। वजह यह है कि जैसे जैसे हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही है उसी तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, मशीनरी बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही हैं, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, और चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। जब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो उसका ज़िया भी ज़्यादा होगा, जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैदा होगी। अब स्मोक का इशू जो हमारे मुल्क में आया हुआ है ये सिर्फ कंजेशन की वजह से है कि आबादी बढ़ गई और गाड़ियां बढ़ गई हैं। गाड़ियों के खड़ा होने की गुंजाइश भी कम हो गई हमारे मुल्क में। तो इस पर हमें मिल बैठकर सोचना होगा, हमें अल्टरनेट की तरफ जाना होगा। हमें वो जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां या सोलर से चलने वाली गाड़ियां या बैटरियों से चलने वाली गाड़ियों की तरफ जाना होगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें प्रमोट करना होगा। नहीं तो ये सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी और एक वक्त आएगा कि बहुत ज़्यादा सैलाब आएंगे या बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी। तो ये इन अवामिल से बचने के लिए हमें आज से ही सोचना होगा। हमारे ज़ेरे ज़मीन ये तो जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह इंतहाई कम हो गई है। अब पानी जो 40 फुट या 50 फुट पे अवेलेबल था अब 250-300 फुट पे चला गया है। तो ये फ्लैश फ्लडिंग हो रही है। फ्लैश फ्लडिंग की वजह से पानी सारा दरियाओं के जरिए समंदर में चला जाता है और हमारे पास पानी स्टोरेज करने के ज़खायर नहीं है।
हमें ज़खायर भी डेवलप करने होंगे ताकि पानी भी स्टोर किया जा सके। जिस तरह अब ये बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो हमारे पास अगर डैम होते, कालाबाग डैम बना होता या इस तरह के और डैम बने होते तो इस पानी को हम बचा सकते थे। अच्छा मोहम्मद रफीक साहब, अब अभी जो सूरत हाल है इसमें तमाम तर अवामिल का आपने डिस्कस किया, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल का इस्तेमाल जो कि यकीनी तौर पर माहौल पर अपने असरात दिखा रहा है। ओजोन लेयर के हवाले से आगाह कीजिएगा कि क्या वहाँ पर भी कुछ डैमेजेस हैं जिसकी वजह से इतने ड्रास्टिक चेंजेस हमें गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल देखने को मिले हैं? जी, वो डैमेजेस जो हमारे जो नॉर्थ पोल है उसकी तरफ बने थे, लेकिन वो कुछ हील अप हो गए थे। लेकिन अब गुज़िश्ता दिनों से फिर ज़्यादा वो ओजोन की लेयर में डिप्लीशन देखी जा रही है, और जिसकी वजह से ये हमें वो जो नाइट्रोजन गैसेज या जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर राइज कर रहा है। अच्छा मोहम्मद रफीक साहब, टाइम चूँकि कम है, मैं चाहूँगी कि आप मुख्तसर अगर ये फरमा दीजिए कि क्या इंडिविजुअल या एक अकेला मुल्क ये पॉलिसी बना सकता है, या आपको लगता है कि आलमी बरादरी को कलेक्टिव विजडम के साथ कलेक्टिव मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ताकि इस तरह की सूरत हाल से बचा जा सके? कुछ अर्सा पहले भी हमने देखा था कि जो बड़े ममालिक हैं वो सर जोड़ कर बैठे थे, पाकिस्तान ने भी उसमें अपना मौक़िफ़ दिया था कि किस तरह से सूरत हाल से निपटा जा सकता है। तो आप क्या समझते हैं, इनको हंगामी बुनियादों पर इसको टैकल करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसको सूरत हाल ये है कि इससे पाकिस्तान वो मुल्क है जो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर है। हर मुल्क को इंडिविजुअली तौर पर भी सोचना होगा और आलमी जो दुनिया है उसको भी इसके ऊपर सोचना होगा। अब देखते हैं कि यूरोप जैसे जो ठंडे ममालिक हैं, स्पेन, और ये इन इलाकों में भी जंगलों में फॉरेस्ट फायर लगी हुई है, और ये भी राइज ऑफ टेम्परेचर की वजह से लगी है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है, और पूरी दुनिया को सर मिलाकर बैठना होगा सबको, और इसके ऊपर गौर व फिक्र करना होगा और सख्त से सख्त कानून साजी करनी होगी। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफीक साहब, आप माहिर माहौलियात थे और बात कर रहे थे हमारे माहौल के हवाले से। और अभी तक जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, गैर मामूली बारिशें हैं, टेम्परेचर्स ऊपर हैं, हम देख रहे हैं कि नाजिया मैदानी इलाकों में बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, जबकि ग्लेशियर्स के हवाले से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि टेम्परेचर्स ऊपर जाने की वजह से ग्लेशियर्स पिघलने से दरिया सिंध में भी तुग़यानी का खदशा। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान और दीगर ऐसे ममालिक हैं जिनका हिस्सा तो इस माहौलियाती तब्दीली में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इफेक्टिव्स में वो सबसे पहले नंबर पर आते हैं। पाकिस्तान भी चंद ममालिक में टॉप पर आता है जहाँ पर ये माहौलियाती तब्दीली बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रही है, और हमें भी इनफरादी सतह पर भी इस पर काम करने की ज़रूरत है और इज्तिमाई सतह पर भी मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। रिजवान, इस सिलसिला आप जारी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अबुल कासिम फजलुल हक 26 अक्टूबर 1873 को बंगाल में पैदा हुए। उन्हें शेर बंगाल के नाम से भी याद किया जाता है। 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर उन्होंने पेश की। उन्होंने बहुत से सियासी ओहदों पर काम किया, जिनमें से कुछ ये हैं: जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1918 था 1919, वजीर तालीम 1924, कलकत्ता के पहले मुस्लिम मेयर 1935, बंगाल और मशरक़ी बंगाल के वजीर आला। उनका इंतकाल 27 अप्रैल 1962 को हुआ।
वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं सिंध के हवाले से। सिंध भर में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस वक्त कराची शहर का दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब 75% है, जबकि हवा की समत शमाल मगरिब की तरफ से 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से है। आसमान पर बादल छाए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर के बाद भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। और उस तरफ ज़िला गदर की बात करें तो मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस गदर के गांव तहमल में लैंड स्लाइडिंग से 5 घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं। गिलगित चित्राल रोड भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गया है। जिला इंतजामिया ने इलाके में इमदादी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर गिजर ने आवाम से गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की अपील की है। कांचे के सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। कुरैस में मुतासरीन को इमदादी सामान तकसीम कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कांचे ने कहा है कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी बुनियादों पर इमदादी सामान तकसीम कर रहे हैं। जिन अफराद के घर तबाह हुए हैं उनको खैमे, खाने पीने की अशिया और कंबल फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रायशा में दरिया के पानी को आबादी की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए आर्जी हिफाजती बंद भी तामीर कर रहे हैं। नाज़रीन, सरबराह जमीयते उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। कबायली अज़ला की अवाम को हुकूक की फराहमी यकीनी बनाना होगी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान। मीडिया से गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, इंतज़ामिया को फ़ाल करने की ज़रूरत है। सदर पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिल बैठकर सोचना होगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान। और खैबर पख्तूनख्वा में साबका कबायली अज़ला और अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा, जहाँ पर कबायली अवाम की मुश्किलात का जिक्र किया उन्होंने। और उनका कहना है कि कबायली अज़ला के अवाम को हुकूक की फराहमी यकीनी बनाना होगी। कुछ बात करेंगे, कल से अगस्त का आगाज़ होने जा रहा है और ये महीना हमेशा से आज़ादी के महीने के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान में बसने वाले या फिर दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए यह महीना ख़ास तौर पर अहमियत का हामिल है। और क़याम पाकिस्तान की तहरीक और इस तहरीक में करारदाद लाहौर संग मील का दर्जा रखती है। बिल्कुल दुरुस्त है ये बात। और 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तारीखी इजलास में ये करारदाद पेश की गई, जिसके बाद आज़ादी की तहरीक में नया जोश और नया वलवला पैदा हो गया। तफसील बता रहे हैं मलिक उमर। 1897 की जंग आज़ादी में मुस्लिम इक़्तिदार का चराग बुझा, लेकिन साथ ही ख्वाहिश आज़ादी की शम्मा भी रोशन हो गई। गुलामी से निजात की जदोजहद कई दिहाइयों तक मुख्तलिफ सूरतों में जारी रही। ताहम 22 मार्च 1940 में जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के मकासद को वाज़े तौर पर पेश किया तो मुस्तक़बिल की शबीह मुसलमानान हिंद के सामने आ गई। अगले ही दिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के तारीखी जलसे में शेर बंगाल चौधरी फजलुल हक ने कायदे आज़म की तकरीर की रोशनी में एक करारदाद पेश की और फिर वक्त ने साबित कर दिया कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाबों को ताबीर की सूरत मिल गई। करारदाद लाहौर में वाज़े कर दिया गया था कि उस वक्त तक कोई आईनी मंसूबा ना तो काबिल अमल होगा और ना मुसलमानों को कबूल होगा जब तक एक दूसरे से मिले हुए जोग्राफियाई यूनिटों की जुदागाना इलाकों में हदबंदी ना हो। इन इलाकों में जहां मुसलमानों की अददी अक्सरियत है, जैसा कि हिंदुस्तान के शिमाल मगरबी और शिमाल मशरकी इलाके, इन्हें यकजा करके इनमें आज़ाद मुमलिकतें कायम की जाएं, जिनमें शामिल यूनिटों को खुद मुख्तारी और हाकमियत आला हासिल। करारदाद लाहौर के बाद गोया तहरीक आज़ादी में एक नई जान पड़ गई। 1941 में मद्रास में होने वाले मुस्लिम लीग के जलसे में करारदाद को पार्टी के आइन में शामिल कर लिया गया और इसी बुनियाद पर तहरीक पाकिस्तान का आगाज हुआ। मुर्रखीन के मुताबिक पहली बार पाकिस्तान के मुतालबे के लिए इलाकों की निशानदेही 7 अप्रैल 1946 में दिल्ली के 3 रोजा कन्वेंशन में की गई। 1946 के आम इंतखाबात के नताइज ने साबित कर दिया कि कायदे आज़म की मुदब्बराना क़यादत में मुसलमानान हिंद बरे सगीर में अपनी अलग इस्लामी जमहूरी रियासत का क़याम चाहते हैं और वाशगाफ तौर पर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को इस्लामी माहौल में अलग जिंदगी बसर करने का मौका दिए बगैर अंग्रेज यहाँ से नहीं जा सकते। तकरीबन एक सदी
آزادی کی مسلسل جدوجہد کے بعد بالآخر 14 اگست 1947 کو وہ تاریخ ساز دن آ گیا جب آزادی کا پرچم سر بلند ہوا۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ڈیرہ اسماعیل سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں پر خیبر پختونخوا میں سیلابی پانی کو راستہ دینے کے لیے 3 گاؤں کے افراد کے اجتماع پر پولیس نے کارروائی کی ہے، کھلی غنڈہ گردی کی ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی جانب سے ان لوگوں پر فائرنگ کی گئی، شیلنگ کی گئی۔ یہ وہ لوگ تھے 3 گاؤں کے جو لوگ راستہ دینا چاہتے تھے سیلابی پانی کے لیے۔ 3 گاؤں کے افراد کے اجتماع پر خیبر پختونخوا پولیس نے شیلنگ کی ہے، فائرنگ کی ہے، جس میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کہنا یہ ہے عوام کا کہ اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس نے فائرنگ اور شیلنگ سے 3 شہریوں کو زخمی کیا گیا ہے، جبکہ خود قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ اس موقع پر شدید مذمت بھی کی گئی ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری کی جانب سے۔ عوام کے منتخب نمائندوں ایم پی اے احمد کریم کنڈی اور میئر الطاف شاہ کی موجودگی میں پولیس کی کارروائی بظاہر سیاسی انتقام ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب۔ بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، ایک طرف سیلابی صورتحال ہے، گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ سیلابی پانی کو راستہ دینا ہے، وہیں پر انتظامیہ پولیس ان پر حملہ کر رہی ہے، شیلنگ کر رہی ہے، فائرنگ کر رہی ہے۔ دیکھیں، آج صبح جو ہے یہ 3 گاؤں کے لوگ جمع ہوئے تھے، کیونکہ سیلابی ریلا آ رہا ہے، تو سیلابی ریلے کو گزرنے کے لیے دریا میں ڈالنے کے لیے 3 دیہاتوں کے لوگوں کا ایک اجتماع تھا، جو کہ ایک راستہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے شہروں کو بچا کر، فصلوں کو بچا کر جو ہے ہم پانی کو گزرنے دیں۔ اس میں وہاں کے ہمارے لوکل ایم پی اے احمد کنڈی صاحب بھی موجود تھے، ہمارے تحصیل کے میئر بھی وہاں پر موجود تھے، وہاں پر الطاف شاہ صاحب، اور وہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اے سی ڈی خان بھی وہاں پر جو ہے مجھے اطلاع ملے وہاں پر موجود تھے۔ اور اچانک جو ہے پولیس نے اس جرگے کے اوپر آنسو گیس کے شیل فائر کیے اور ہوائی فائرنگ کی، جس سے 3-4 لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے، جو کہ ہاسپٹلائز ہو چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، جہاں پر لوگوں کو ریلیف دینے کی بات آتی ہے، ریلیف تو نہیں دے رہے، بلکہ آپ اس قسم کے جرگوں پہ پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ یہ جو ہے ٹائیگر فورس کے جو ملازم بنے ہوئے ہیں، یہ اس قسم کی شیلنگ کر رہے ہیں، اور ڈی ایس پی کے کہنے پہ انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کا کوئی جرگہ ہو۔ مطلب اگر ایک چیز اگر ہم ایک چیز کر رہے ہیں، ایک فیصلہ کر رہے ہیں، اور ایک پرامن طریقے سے ایک چیز ہو رہی ہے، تو اس پر شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ یہ اب ہم کیا بولیں گے، آج محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے اب جو یزیدی قافلہ جو ہے اس قسم کی اگر یزیدیت کرے گا تو پھر ہم اس کے اوپر کیا اور فیصلے کہ اس قسم کے فورس استعمال کرنا عام شہریوں پہ، جس پہ آلریڈی کفر ٹوٹا ہوا ہے سیلاب کی صورت میں، ان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ان کی زمینیں اور فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اس پر اگر خیبر پختونخوا پولیس اگر اس قسم کے کام کرے گی تو اس پہ ہم شدید جو ہے احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام آفیسرز کو فل فورس سسپینڈ کیا جائے۔ جی کنڈی صاحب، جس طرح سے آپ نے فرمایا، لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ ایسا نہیں لگتا کہ جیسے یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے، کیونکہ یہ تو ایک معمول کی بات ہے اور اس کو اس طریقے سے ڈیل نہ بھی کیا جاتا تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا سر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو خود ہی قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے؟ دیکھیں، جو لوگ ہمیں جو ہے وہ ہمیں تحفظ دینے والے لوگ آج اگر ہمارے اوپر فائرنگ کریں اور ہمارے اوپر آنسو گیس کے شیل استعمال کریں، اور ایک پرامن جگہ اوپر، یہ نہیں کہ وہاں پر کوئی کسی مخصوص پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تمام سیاسی جماعتوں، کیونکہ علاقوں کے لوگ تھے، 3 دیہات جمع تھے، اس کے اوپر اس قسم کی کارروائی کرنا ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ حکومت کیا چاہتی ہے، یہ پولیس کیا چاہتی ہے۔ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور اگر آئی جی پولیس نے انسپیکشن نہ لیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اس کے اندر خود بھی ملوث ہے اور ان کے کہنے پر یہ ہوا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم پیپلز پارٹی کے، اور اس پر بات کر رہے تھے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج غنڈہ گردی کی گئی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے، اور اس غنڈہ گردی کے نتیجے میں گاؤں کے لوگوں کو جو کہ سیلابی ریلے کو گزرنے کے لیے راستہ دینے کے حوالے سے اکٹھے ہوئے تھے، مقامی قیادت وہاں پر موجود تھی، منتخب نمائندے موجود تھے احمد کریم کنڈی، ان کی موجودگی میں پولیس نے فائرنگ
کی ہے اور ٹائیگر فورس ہونے کا ثبوت دیا ہے، اس کی مذمت بھی کر رہے تھے۔ مقامی ایم پی اے احمد کریم کنڈی اور میئر الطاف شاہ کی موجودگی میں پولیس نے یہ کارروائی کی ہے، اور جیسا کہ فیصل کریم کنڈی بھی اپنی گفتگو میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا لگتا ہے جیسے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے رضوان، اور اس طرح کے رویے جو ہیں وہ عدم برداشت کی چیز کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں۔ ابھی ناظرین ہم آپ کو احمد کریم کنڈی صاحب جو کہ مقامی ایم پی اے ہیں، انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے، وہاں پر وہ موجود بھی تھے، وہ کیا کہتے ہیں خود ہی سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو میں لوگوں کا بے حد مشکور ہوں، تمام شہروں کا، کیچ کا، گیبی کا، مبارک شاہ، ٹھٹھا، جتنے بھی علاقے کے لوگ معتبر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تمام جماعتوں سے انہوں نے لوگوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑی آفت آئی ہوئی ہے پانی کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، اس کے خلاف ہم سارے اکٹھے یہاں پہ لڑ رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پولیس کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ڈی ایس پی پہاڑپور اور ایس ایچ او بند قرئی نے یہاں پہ ایک جرگہ شروع تھا 2-3 شہروں کے درمیان پانی کو راستہ دینے کے لیے، جس میں میں خود بھی موجود تھا، اے سی ڈی خان بھی موجود تھا، تحصیل ناظم پہاڑپور مخدوم الطاف صاحب بھی موجود تھے۔ پولیس نے یہاں پہ شیلنگ کی ہے لوگوں کے اوپر اور ہوائی فائرنگ کی ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میری ابھی ڈی پی او ڈی خان اور ڈی سی ڈی خان سے بات بھی ہوئی ہے، اور میں نے ان کو ایک نقطہ بات کی ہے، جو ڈی ایس پی پہاڑپور کو یہاں سے تبدیل کیا جائے، اس کو سسپینڈ کیا جائے، اس نے بڑا غلط قدم کیا ہے۔ ایس ایچ او کے خود الفاظ ہیں جو مجھے ڈی ایس پی کا آرڈر تھا، نہیں تو ادروائز ہم جرگے کو کامیاب کر چکے تھے، بات طے ہو چکی تھی۔ ان 3-4 ہزار لوگ یہاں پہ موجود تھے، ان لوگوں وہ بڑے مشتعل تھے اور تھانے بند قرئی کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے۔ میں ان لوگوں کے معتبرین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، تمام جماعتوں کے دوستوں کا، جنہوں نے مشتعل لوگوں کو انہوں نے پرامن کیا ہے۔ نہیں تو یہاں پہ اس تھانے کا نقصان ہوتا، پولیس کا نقصان ہوتا، علاقے کا نقصان ہوتا۔ میں پھر کہتا ہوں جو پولیس نے یہاں پہ بہت ایک ناخوشگوار کام کیا ہے، ایک غلط کام کی جو قابل مذمت ہے۔ ڈی ایس پی پہاڑپور اور ایس ایچ او بند قرئی نے جو ہوائی فائرنگ اور شیلنگ کی ہے، جس کی وجہ سے ابھی بھی لوگ ہسپتال میں۔ کتنے لوگ ہسپتال میں ہیں سر؟ ابھی مجھے جو اطلاع ملی ہے 3 بندے جو ہے وہ ہسپتال میں سیریس ہیں۔ شیلنگ کی گئی ہے، ہم وہاں پہ خود میں موجود تھا جب ہوائی فائرنگ اور شیلنگ ہو رہی تھی، میں نے خود وہاں پہ وہ شیل بھی دیکھے ہیں، ہوائی فائرنگ، اور پولیس کی یہ حالت تھی جو لوگ اس کے پیچھے تھے اور پولیس آگے تھی۔ مطلب ہے یہ ریاست کے ساتھ بھی مطلب ایک زیادتی ہو رہی تھی ڈی ایس پی کی نااہلی کی وجہ سے۔ حالانکہ میرا اس کے ساتھ ایک ذاتی بھائیوں والا تعلق ہے، لیکن جس طریقے سے اس نے زیادتی کی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ میرے ڈی پی او صاحب کے بھی نوٹس میں لایا ہے، ڈی سی صاحب کے، وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی میں نے میسج کیا ہے، اس ڈی ایس پی کو یہاں سے فی الفور تبدیل کیا جائے، تاکہ یہ لوگ جو مشتعل ہیں یہ پرامن ہو جائیں اور اپنے جو راستے ہیں پانی کے راستے ہیں اس کو آپس میں بیٹھ کے، یہ ہمارا کام ہے، ہم طے کریں۔ شہروں کے لوگ آئے ہوئے ہیں، معتبر آئے ہوئے ہیں، ان کے ولیج ناظمین آئے ہوئے ہیں، تمام لوگ، تمام جماعتوں کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ اس کو طے کر رہے ہیں۔ احمد کریم کنڈی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور یہ واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیش آیا تھا، اور اس کی بلاول بھٹو سرداری چیئرمین پیپلز پارٹی نے بھی مذمت کی ہے۔ جی بالکل، آپ کچھ بات کر لیتے ہیں، آگے بڑھ لیتے ہیں خبروں میں، اور آپ کو بتائیں کہ مراد رسول دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آپ کی شہادت کی پیشگوئی خود حضور اقدس علیہ السلام نے فرمائی تھی۔ حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دین اسلام کے لیے عظیم خدمات، اصلاحات، فتوحات اسلامی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے شیراز ترانی۔ نئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ اقدس کا آغاز دین اسلام کی عظیم شخصیت خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے، جن کی عالم اسلام کے لیے لازوال خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف، انتظامی اصلاحات، عظیم فتوحات، شاندار کردار اور کارناموں کے بغیر اسلامی تاریخ نامکمل ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان نبوت کے 6 سال جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 35 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا تو مشرکین مکہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور مسلمان بلا خوف و خطر خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد تمام غزوات میں حصہ لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے دین کے دشمنوں کا کلا کما کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے اور تقریباً 11 سالہ دور حکومت میں اسلامی سلطنت کا دائرہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صرف ان کی فتوحات نہیں، ان کی عدالت،
امانت، دیانت، شرافت، اخلاق، حیا، ہر چیز وہ لامثال اور بے مثال تھی جس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی۔ عدالتیں قائم کی، قاضی مقرر کیے، آبپاشی کے لیے نہری نظام قائم کیا، مردم شماری اور سن تاریخ کا اجرا کیا، فوج، پولیس، جیل خانہ جات اور ٹیکس کے شعبے متعارف کرائے، کوفہ اور بصرہ جیسے شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان علاقے آباد کرائے، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کرنے، مکاتب و مدارس کے قیام، گمشدہ بچوں کے لیے پرورش کے وظیفے سمیت ایسے بے شمار انتظامی و فلاحی اقدامات کا آغاز کیا جو دور جدید میں بھی رائج ہیں۔ 27 ذی الحج 23 ہجری کو نماز فجر کی امامت کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے خنجر سے شدید زخمی کر دیا۔ 3 روز بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفن ہیں۔ شیراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ناظرین، آج یکم محرم الحرام ہے۔ یہ بڑی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، بڑا مبارک اور لائق احترام مہینہ ہے، اسی لیے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ بھی حرمت کے 4 مہینوں میں شامل ہے۔ آئیے اسی پر دیکھتے ہیں وقار حیدر کی یہ رپورٹ۔ محرم کے مہینے کو محرم اس کی تعظیم کی وجہ سے کہتے ہیں۔ حرام کا مطلب حرمت ہے، یعنی کہ یہ ماہ قابل احترام ہے، جیسا کہ مسجد الحرام کے معنی وہ مسجد جو قابل احترام اور عظمت والی ہے۔ محرم الحرام حرمت والے 4 اسلامی مہینوں میں سے ایک ہے جن کا تقدس اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ ان مہینوں میں فتنہ و فساد، قتل و غارت گری سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت و عظمت پہلی شریعتوں میں بھی مسلم رہی، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز نبی پاک کی ہجرت کے سال سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا گیا ہے۔ ہجرت وہ عظیم و شان واقعہ ہے جس سے اسلام کو سربلندی اور اقبال نصیب ہوا۔ مکہ میں مسلمان مظلوم اور مغلوب تھے اور وہ خود بھی اسلامی اصولوں پر آزادانہ طور پر عمل نہیں کر سکتے تھے، مگر ہجرت کے بعد صورتحال پلٹ گئی۔ اب مسلمانوں کا ضعف قوت میں اور مغلوبیت غلبہ میں تبدیل ہو گئی۔ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا حادثہ جسے سانحہ کربلا کہتے ہیں وہ اسی مہینے محرم میں پیش آیا۔ اس ماہ میں حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، جس کے باعث دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ کو ماہ سوگ کے طور پر بھی مناتے ہیں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وقار حیدر کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز ایٹ 6 شو کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ نازیہ خان اور رضوان کو اجازت دیجیے، رضوان اسی دعا کے ساتھ کہ یہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ ہم بڑے احترام کے ساتھ گزاریں اور ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی اور جو امن اور رواداری کا جو ہمیں اسلام پیغام دیتا ہے اسی کا پرچار بنیادی پیغام ہے اسلام کا، اسی کو امن قائم کرنا ہے، دوسروں کے لیے امن کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔